तो दोस्तों, अभी आपने कुछ रिसेंट ईयर्स में देखा होगा कि हम लोग जो फ़ोन यूज़ करते हैं उसकी रैम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मतलब अगर आप 4 साल पहले की बात करते हैं तो उसमें आपको ऑलमोस्ट 4 GB तक की रैम मिलती थी, लेकिन कुछ सालों में आपको अब 6 GB, 8 GB, 12 GB की भी रैम मिलती है। और अब जो S20 अल्ट्रा आया था सैमसंग का, उसमें तो आपको 16 GB की रैम मिलती है। तो ऐसे तो ये रैम का नंबर बढ़ता जा रहा है, लेकिन हम लोग को कितनी रैम की ज़रूरत है? जो हम लोग डेली यूजेज में एक नॉर्मल फ़ोन हम लोग यूज़ करते हैं उसमें हमको कितनी रैम की ज़रूरत है? तो अगर आपको जानना है तो आप आज वीडियो आगे देखते रहिए और हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ध्वज शर्मा, आप देख रहे हैं द ऑस्कर्स वर्ल्ड। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग इस बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले हम लोग इस बारे में बात करते हैं कि रैम होता क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि रैम एक ऐसी चीज़ है जो हमारे फ़ोन को बहुत फास्ट बना देती है। तो ऐसा नहीं है। रैम मदद करती है हमारे फ़ोन को फास्ट बनाने में, लेकिन वो इकलौती चीज़ नहीं है जो हमारे फ़ोन को फास्ट बनाती है। और ये जो फास्ट बनाने की जो बात है, ये भी पूरी सच नहीं है। रैम एक्चुअली मदद करती है हमको मल्टीटास्क करने में। मतलब जब हम लोग मल्टीटास्किंग करते हैं, हमने एक ऐप खोला और उसको बंद करके हमने कोई दूसरा ऐप खोल लिया, तो वो जो हमने पहला ऐप खोला था उसको बैकग्राउंड में चालू रखती है रैम। और जब हम लोग पुराने वाले ऐप को वापस खोलते हैं तो वो वहीं से कंटिन्यू होता है जहाँ से अपन उसे छोड़ा होता है। तो इस काम में मदद करती है रैम, और उसमें हमारा कई बार काम थोड़ा फास्ट हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इकलौती चीज़ है जो हमारे फ़ोन को फास्ट बना रही है। ऐसी और भी चीज़ें होती हैं एक मोबाइल में जो सब मिलके एक फ़ोन को फास्ट बनाती हैं। तो इसलिए अगर आपको भी ये लगता है कि आपके फ़ोन में जितनी ज़्यादा रैम होगी आपका फ़ोन उतना ही फास्ट होगा, तो आप उस बात को बिल्कुल निकाल दीजिए दिमाग से। और फिर अगर हम लोग बात करें कि रैम क्या एक्चुअली मदद करती है, कैसे काम करती है, तो होता क्या है कि आप जो भी एप्लीकेशन आप यूज़ करना शुरू करते हैं उसकी फ़ाइल्स आपकी रैम में स्टोर होती रहती हैं। और अगर हम एग्ज़ाम्पल की बात करें तो व्हाट्सएप लेते हैं, तो व्हाट्सएप ऑलमोस्ट 300 MB की रैम यूज़ करता है। और इसलिए अगर आपकी रैम पहले से फुल है, अगर आपके रैम में इतनी स्पेस नहीं है कि वो व्हाट्सएप रन कर सके, तो ऐसा कोई ऐप जो आपने काफ़ी समय से यूज़ नहीं किया है या आप उसको फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करते हैं, तो उस ऐप की जो फाइल्स रहती हैं जो रैम में स्टोर हैं, वो फाइल्स हटा के और आपके इंटरनल स्टोरेज में स्टोर कर देता है फ़ोन। और फिर जब ज़रूरत पड़ती है तो वापस ले आता है। और ऐसे में फिर हम लोग बात करें इंस्टाग्राम जैसे ऐप की, इंस्टाग्राम या फेसबुक, जिसमें कि आप नीचे स्क्रॉल करते जाइए, आपको नई नई उसमें चीज़ें मिलती जाती हैं। तो ऐसे जो ऐप्स रहते हैं वो ऑलमोस्ट 600 या 700 MB की रैम यूज़ करते हैं। और फिर जो थोड़े हाई एंड गेम्स रहते हैं जैसे कि PUBG, तो इस टाइप के जो गेम्स हैं वो 1 GB या उससे थोड़ी ज़्यादा रैम यूज़ करते हैं। और अगर हम कुछ नॉर्मल ऐप्स की बात करें, कोई अगर छोटे मोटे गेम हुए, तो वो फिर 200 MB तक की रैम यूज़ करते हैं। तो ऐसे हर ऐप अलग अलग रैम यूज़ करता है। और इसलिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको कोई नॉर्मल काम भी करना है तो आपको बहुत ज़्यादा रैम की ज़रूरत होगी। अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 6 GB की रैम बहुत सफिशिएंट रहती है किसी भी इंसान के लिए। और उसके बाद अगर आप नंबर बढ़ाते जाएंगे तो वो सिर्फ नंबर शो करने के लिए रहता है, और वो डेली आपको ऐसा कोई काम आता नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि रैम मदद करती है मल्टीटास्किंग में। मतलब अगर आप कोई ऐप यूज़ कर रहे हैं, फिर आप कोई दूसरा ऐप यूज़ करते हैं, फिर पहले पे वापस आते हैं, तो आपको वो ऐप वहीं से कंटिन्यू होता दिखाई देगा। तो ऐसे में अगर हम लोग बात करें कि अगर आपने कोई ऐप आज यूज़ किया है, फिर आप उसको 3-4 दिन बाद यूज़ करने वाले हैं, तो ऐसे में ज़रूरी नहीं है कि आप जब उसको 3-4 दिन बाद खोलें तो वो ऐप वहीं से कंटिन्यू हो जहाँ पे आपने उसको छोड़ा था। तो ऐसे में जो एक्स्ट्रा रैम होती है वो एक तरीके से यूज़लेस साबित हो जाती है। मतलब अगर आप कोई ऐप 3-4 दिन बाद यूज़ कर रहे हैं तो आप खुद ही उसका अगर वहाँ से कंटिन्यू होता देखेंगे तो आप उसको एक बार रिफ़्रेश करेंगे। क्योंकि अगर आपने इंस्टाग्राम यूज़ किया तो वो 3-4 दिन में उसमें बहुत सारी नई चीज़ आ जाएंगी, या कोई भी अगर आप चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो वो 3-4 दिन में अगर वो वापस से शुरू से लोड होती है तो उसमें ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, और आप भी उसको इतना कोई माइंड नहीं करेंगे। तो इसलिए अगर रैम इतनी ज़्यादा हो रही है तो वो सिर्फ यूज़लेस है। तो इसलिए अगर आप 6 GB तक की रैम की बात करें तो आप कह सकते हैं कि वो मोर देन इनफ है किसी भी नॉर्मल यूज़र के लिए। मतलब अगर आप कोई बहुत प्रोफेशनल कोई काम कर रहे हैं
आपके मोबाइल में ही, तो हो सकता है आपको ज़्यादा रैम की ज़रूरत हो। लेकिन अगर आपको एक नॉर्मल फ़ोन चाहिए है तो आपको उसमें 6 GB तक की रैम बहुत सफिशिएंट मिलेगी और उससे ज़्यादा आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई फ़ोन 12 GB या 16 GB की रैम के साथ आ रहा है तो वो बिल्कुल बेकार है। वो एक काफ़ी अच्छा फ़ोन है, लेकिन जब किसी फ़ोन की प्राइस बढ़ती है तो उसमें आपको कुछ ना कुछ कंपोनेंट बढ़ाने पड़ते हैं। और अगर हम लोग बात करें आज की मार्केट की, जिसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो उसमें आपको चीज़ें बहुत बढ़ानी पड़ती हैं। लेकिन जैसा कंपनीज शो करती हैं कि अगर मान लीजिए किसी के फ़ोन में 4 GB की रैम है और वहीं पर अगर किसी कंपनी ने दूसरा फ़ोन निकाला 8 GB की रैम के साथ, तो वो 4 GB की रैम से डबल फास्ट होगा, ऐसा नहीं है। वो ज़रूर उससे फास्ट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल दुगना हो उसकी स्पीड में। और फिर अगर हम लोग बात करें ऐसे फ़ोन्स की जो 2 या 4 GB की रैम के साथ आते हैं, तो उसमें आपको बिल्कुल लैग देखने को मिल सकता है, क्योंकि जैसा कि आपको मैंने शुरू में बताया कि जो रैम होती है वो ऐसा एक इकलौता कंपोनेंट नहीं है जो आपके फ़ोन को फास्ट बनाता है, लेकिन वो मदद ज़रूर करता है। तो ऐसे में कोई ऐप जो आपके फ़ोन में है और वो रैम ज़्यादा कंज्यूम करता है, तो उस ऐप में आपको लैग देखने को मिल सकता है या आपको मल्टीटास्किंग में लैग देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, ये थी पूरी बात कि कैसे रैम मदद करती है आपको फ़ोन को फास्ट बनाने में और कितनी मदद करती है और रैम होती क्या है। तो दोस्तों, बस फ़िलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको इसका अच्छा आइडिया हो जिसमें मैं वीडियो बनाऊँ तो मुझे नीचे कमेंट करके बताएं। और थैंक यू दोस्तों।